वेलकम टू कॉन्सेप्ट बूस्टर क्लास। और आज हम पढ़ने वाले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ग्रेड 9 दैट इज ग्राफिकल डेरिवेशन ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है बच्चों? तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है हमारे पास, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो चलिए इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करने से पहले हम इसमें जो ये छुपे हुए महाशय हैं इनको जान लेते हैं। ये कौन है? ठीक है, तो आप जो सिंबल्स यहाँ देख रहे हो ना, इन सिंबल्स का जो मीनिंग है मैंने यहाँ लिख रखा है कि सिंबल्स किसके लिए स्टैंड करते हैं। एस स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपको पता ही होगा डिस्प्लेसमेंट क्या है, क्योंकि देखो जब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात करें, एक्चुअली वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन। मोशन आपको पता ही है, मोशन क्या होता है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इट इज चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब पहले वो यहाँ पर था, नाउ इट हैज़ कम टू दिस प्लेस। तो जो उसकी पहले वाली प्लेस थी इनिशियल पोजीशन थी, और जो उसकी फाइनल पोजीशन है उसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ओके, यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। मतलब आपने किसी ऑब्जेक्ट को, ये मान लीजिए कार है जो पहले कुछ वेलोसिटी से चल रही थी, आपने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, तो पहले कार जिस वेलोसिटी से चल रही थी वो थी उसकी यू, इनिशियल वेलोसिटी। ओके, और जब तक आप उसको ऑब्जर्व कर रहे थे और अब आपने उसको ऑब्जर्व करना बंद किया है, तो जिस मोमेंट पे आपने ऑब्जर्व करना बंद किया या जब तक आप नोटिस कर रहे थे वो है उसकी फाइनल वेलोसिटी v। ये वेलोसिटी चेंज होने में उसे कितना टाइम लगा, कितने ड्यूरेशन में आप उसको देख रहे थे, दैट इज द टाइम टेकन t। और a स्टैंड्स फॉर एक्सलरेशन। एक्सलरेशन वो है बच्चों जब वेलोसिटी चेंज होती है ना तभी एक्सलरेशन पिक्चर में आता है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो एक्सलरेशन इज ज़ीरो। एक्सलरेशन होता क्या है? एक्सलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि रेट ऑफ का मतलब होता है यू आर नोटिसिंग द टाइम। आप नोट कर रहे हो कितना टाइम लगा चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी को u से v बनने में, यानी जो चेंज आया वेलोसिटी, चेंज क्या है? v माइनस यू, और कितना टाइम लगा? t। तो इसको फाइंड करने का फॉर्मूला है एक्सलरेशन, या टर्म है एक्सलरेशन। ओके, तो अब ये इक्वेशंस ऑफ मोशन हम डिराइव करने वाले यानी कि ये जो इक्वेशंस हैं ये बनी कैसे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके जो एग्ज़ाम में है उसमें 3 to 5 मार्क्स का तो ये श्योर क्वेश्चन है ही, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझना बहुत आसान होने वाला है। तो ये वीडियो पूरा देखिएगा ताकि आप चुटकियों में तुरंत इन इक्वेशंस को डिराइव कर सकें। ठीक है, अब ये इक्वेशंस ऑफ मोशन काम कहाँ आती हैं? एक तो ऑफकोर्स न्यूमेरिकल्स में है ना। न्यूमेरिकल्स जिनसे आपको डर लगता है, न्यूमेरिकल्स देखते ही सोचते हैं कि भाई ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो अब नहीं होगा। इक्वेशंस को आप अच्छे से समझ लो, इन इक्वेशंस को आपको लर्न तो करना ही है, लेकिन इनमें है क्या? ये जो भी महाशय इन इक्वेशंस में है ना, इनके बीच में एक रिलेशनशिप है। जैसे हम और हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं ना, हमारे कजिन्स हैं, हमारे अंकल्स हैं, आंट्स हैं, वैसे ही इनके बीच में भी एक रिलेशन है। अगर आप ये रिलेशन जानते हो ना, तो अगर इनमें से कोई भी एक मेंबर गायब है, जैसे आपको ये इक्वेशन यूज़ करनी है, तो यहाँ पे 4 चीज़ें हैं, इसमें से कोई भी एक गायब है तो जो वैल्यू पता है वो आप पुट कर दो तो अननोन वैल्यू निकल आएगी। तो इक्वेशंस हम इसीलिए यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इक्वेशंस की ज़रूरत क्या है? हम तो ग्राफ से भी बता सकते हैं, लेकिन बेटा ग्राफ हर बार पॉसिबल नहीं होता। कई बार हम सिर्फ वैल्यूज़ हमारे हाथ में होती हैं, ग्राफ बनाना नहीं पड़ेगा। लेकिन ये इक्वेशंस बनी कैसे, कैसे हम इन इक्वेशंस तक पहुँचे हैं, वो है हमारा डेरिवेशन, और ग्राफ को यूज़ करके हम डिराइव करना सीखेंगे। अब आप सोचोगे 3 इक्वेशन है तो 3 ग्राफ याद करने पड़ेंगे? बिल्कुल भी नहीं। एक ग्राफ लर्न करना है और एक ग्राफ से आपकी तीनों इक्वेशंस का काम हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम आते हैं ग्राफ पे। ग्राफ में हम कौन सा ग्राफ यूज़ कर रहे हैं? हम यूज़ कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो ग्राफ है इस पे हमारी ये तो है y एक्सिस और ये है हमारी x एक्सिस। तो मैंने आपको कहा ना, सपोज आप एक कार को ऑब्जर्व कर रहे हो कि कार जब आपने ऑब्जर्व किया तब टाइम था 0। ये 0 पॉइंट कॉमन है बोथ फॉर वेलोसिटी एंड टाइम, 0 है यहाँ पे। तो जब आपने कार को ऑब्जर्व किया तो कार सपोज इतनी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही थी। ठीक है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी आपको पता ही है उसको हम क्या कहते हैं? u कहते हैं। अब कार टाइम बीतता गया तो आफ्टर t सेकेंड्स कार सपोज इस पॉइंट पे पहुंच गई थी। ठीक है, तो अब इसकी वेलोसिटी कितनी है यहाँ से आप नोट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी आ जाएगी v, यानी कि ये जो है ना पूरा डिस्टेंस ये है v। ओके, तो
ये जो वेलोसिटी है ज़ीरो से, या फिर आप बोल सकते हो यू पॉइंट पे जो थी, इसको हम मान लेते हैं ए और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं बी। तो ए से बी पहुंचने में उसको टाइम कितना लगा, तो अगर मैं टाइम दिखाना चाहूँ तो ये टाइम लगा, ठीक है। तो ये जो टाइम है ये है टी, ठीक है। इतनी इन्फॉर्मेशन ग्राफ के लिए आपको काफ़ी है, तो ग्राफ को समझने में कोई वो बहुत परेशानी वाला काम नहीं है। ग्राफ में बस आप इतना देख लो, जब आपने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया तब उसकी वेलोसिटी थी u, जब तक आप ऑब्जर्व कर रहे थे टाइम बढ़ता जा रहा था, टाइम बढ़कर जब टाइम t पे आ गया तब वेलोसिटी हो गई v, ओके। अब इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है आपको ये इक्वेशंस डिराइव करने के लिए, ठीक है। अब दो चीज़ें और आपको पता होनी चाहिए, वो है मैथमेटिकल इन्फॉर्मेशन, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। स्लोप का मतलब क्या होता है, जब भी आप कोई ग्राफ बनाते हो तो जो ये लाइन होती है ना, जो भी वैल्यू, जो भी आपने मोशन को डिनोट किया है जिस लाइन से, ये कितना टिल्टेड है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, तो कितना टिल्टेड है उसको स्लोप कहते हैं, ठीक है। तो कोई भी आप ग्राफ बनाते हो तो मैथमेटिकली ग्राफ में ये चीज़ आएगी ही स्लोप, ओके। और स्लोप का एक फॉर्मूला है जो इस फिजिक्स से कोई लेना देना नहीं है, पर स्लोप का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये बच्चों आपको याद रखना पड़ेगा कि कभी भी अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते हो तो स्लोप से आपको कौन सी क्वांटिटी मिलेगी, एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। देखो दो चीज़ें हैं ये, एक तो आप इक्वेशन से निकालो, एक आप ग्राफ से निकालो। अगर आप ग्राफ प्लॉट करके निकाल रहे हो तो अगर आप ग्राफ का स्लोप निकाल लेते हो इस इक्वेशन से तो आपको ऑटोमेटिकली उसका एक्सेलरेशन मिल जाएगा। वैसे ही एरिया अंडर द ग्राफ निकालते हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, मतलब ये ग्राफ है, इसके जो नीचे वाला एरिया है, ये जो एरिया है ये आप कैलकुलेट कर लेते हो तो इससे आपको मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि स्लोप, एक्सेलरेशन, एरिया अंडर द ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट, इसको ध्यान में रखते हुए हम ये इक्वेशंस ऑफ मोशन डिराइव करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिराइव करेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है वो क्या है, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। तो इस इक्वेशन पे हम कैसे पहुँचे, इस इक्वेशन पे पहुँचने के लिए सबसे पहले क्या लिखोगे आप, स्लोप। तो आपको बस इतना लिखना है, स्लोप ऑफ ग्राफ। हमने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया है और स्लोप ऑफ ग्राफ से इमीडिएटली आपके दिमाग में क्या टर्म आएगा, यस, एक्सेलरेशन। तो आपको ये पता है कि स्लोप ऑफ द ग्राफ से हमें एक्सेलरेशन मिलने वाला है। और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बताया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ग्राफ में देखो ज़रा आप, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 क्या चीज़ है, y का मतलब है ये एक्सिस और x का मतलब है ये एक्सिस। y2 माइनस y1 मतलब ये जो पॉइंट है ना, इसका जो अगर आप y कोऑर्डिनेट निकालते हो तो वो y2 है, और जो ये पॉइंट है ये है y1, ओके। तो ये है y2, ये है y1, मैं यहाँ लिख देती हूँ y2 y1। और x2 x1 क्या है, जब वेलोसिटी u थी तब जो टाइम था वो है t1, और जब वेलोसिटी v बन गई तब जो टाइम था वो था t2। तो अगर आप इस ग्राफ की हेल्प से आप निकालते हो t2 माइनस t1, और ये पे यहाँ पे क्या आएगा, v माइनस यू। तो y कोऑर्डिनेट पे कौन है, v है, तो y2 पे v है, y1 पे है u, और नीचे क्या आएगा, x2 माइनस x1। x एक्सिस कौन दिखा रहा है, टाइम, ठीक है। तो t2 पे है टाइम कितना है t, और t1 पे टाइम है 0। तो t2 यानी जब हमने ऑब्जर्व करना बंद किया तब तक टाइम t सेकेंड हो गया था ना, तो t2 पे आएगा t माइनस 0, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का सिंबल क्या होता है, a, और ये क्या बन गया, v माइनस यू अपॉन टी। इस t को यहाँ भेज देते हैं, ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू, और अगर इसको हम घुमा दें तो क्या बन जाएगा, v माइनस यू इक्वल्स टू ए टी। और ये बन गई बच्चों आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो ये सारी तो प्री रिक्वेस्टेड नॉलेज थी जो आपको पता होगा, ठीक है। इक्वेशन बनाने के लिए बस आपको ये ग्राफ बनाना है, ग्राफ भी बनाना इजी है, और ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई। अब हम आ जाते हैं बच्चों सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन पे। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारी, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। और s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या पढ़ा था हमने, डिस्प्लेसमेंट इज एरिया अंडर द ग्राफ। अब देखो बच्चों, एरिया अंडर द ग्राफ आप दो तरीके से निकाल सकते हो। कैसे, देखो
ये ग्राफ है हमारा। अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, पैरेलल टू दिस, तो ये जो एरिया अंडर द ग्राफ है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक तरह से ये एक ट्रायंगल है और ये एक रेक्टेंगल है। एक तो ये तरीका है। दूसरा अगर आप देखें तो ये एक ट्रेपीजियम के शेप में है, इस तरह से है ना, ट्रेपीजियम के शेप में। तो आप दो तरह से एरिया अंडर द ग्राफ निकाल सकते हो। अगर हम पहले तरीके से निकालते हैं ट्रायंगल और रेक्टेंगल से तो हमें सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगी, और अगर हम ट्रेपीजियम के तरीके से निकालते हैं तो हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगी। तो बहुत ही ईजी है, यही ग्राफ आपको याद रखना है, ठीक है ना। एरिया अंडर द ग्राफ, ट्रायंगल और रेक्टेंगल की एरिया तो हमें आती है भाई, तो हम तो फटाफट से निकाल लेंगे। तो इसको शुरू करने के लिए पहले आप क्या लिखोगे, एरिया अंडर द ग्राफ। ओके, तो आप लिख रहे हो एरिया अंडर द ग्राफ, और एरिया अंडर द ग्राफ से हमें मिलता है डिस्प्लेसमेंट जो कि है s, ठीक है। अब हमने इसको कैसे डिवाइड किया, दो ट्रायंगल में। ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, अगर आप इसको डिनोट करना चाहें तो ये B पॉइंट था, इस पॉइंट को C नाम दे सकते हैं और इस पॉइंट को नाम दे सकते हैं D, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दो ट्रायंगल की एरिया हो जाएगी एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, और बन जाएगी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, नाम क्या है इसका, ACD, इसको O ही मान लो आप, ठीक है, ACDO। ट्रायंगल की एरिया क्या होती है, यस यू आर राइट, इट्स हाफ बेस इनटू हाइट। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होती है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो बेस और हाइट, लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू इस ग्राफ से अगर आप लेंगे तो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले ट्रायंगल को देखते हैं। इसका बेस क्या है, ये लाइन है AC। AC की जो वैल्यू है बच्चों वो OD के बराबर है, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल, ये तो रेक्टेंगल के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है ना। तो AC की वैल्यू OD के बराबर, और OD कितना है, एग्जैक्टली OD इज T। फिर बात करते हैं हाइट की। ये जो ट्रायंगल है, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये ट्रायंगल है हमारा। अगर मैं इसको बेस मानती हूँ तो ये पोर्शन हाइट है। तो मैथमेटिक्स के तरीके से आप ज़रा सोचिए कि अगर ये पूरी डिस्टेंस V है और इतनी U है, ये पूरा V है और जो इतना है खाली ये U है, तो बचा कितना, यस V माइनस U। तो जो इतना एरिया है ये V माइनस U है, तो इसकी हाइट हो जाएगी V माइनस U। ओके, अब इस रेक्टेंगल की बात करते हैं, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेड्थ है। लेंथ कितनी है, डिस्टेंस OD, और OD कितना है, T। ओके, और इसके बेस की बात, ब्रेड्थ की बात करें तो ब्रेड्थ कितना है, U। तो यहाँ पर आ जाएगा U, ठीक है। अब देखो यहाँ पर तो हमारे पास UT था, पर हमारे पास यहाँ पे V माइनस U कैसे आ रहा है, यहाँ AT स्क्वायर था, A तो कहीं दिख ही नहीं रहा, A कहाँ से आएगा। तो A के लिए बच्चों आपको थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा। ये जो V माइनस U है ना, इसको आपको पिछली इक्वेशन काम में लेनी पड़ेगी। पिछली इक्वेशन में हमने क्या पढ़ा था, V माइनस U इक्वल्स टू AT। तो सिंपल इस V माइनस U को रिप्लेस कर दो आप AT से, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू T इंटू AT प्लस UT। अब इसको बस आपको घुमा देना है। ये हम फाइंड क्या कर रहे थे, हम S फाइंड कर रहे थे, ठीक है। तो S आ जाएगा, इसको घुमा देने से UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, और ये बन गई बड़े आसानी से आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो देखा आपने कितना आसान है, बस यही एक ग्राफ है जो आपको पढ़ना है, और ग्राफ में भी कुछ ज़्यादा मुश्किल वाला काम नहीं है। बस ये चीज़ याद रखिए, एक कार थी जो पहले इस पॉइंट पे थी, अब वो इस पॉइंट पे चली गई है। जब वो यहाँ थी उसकी वेलोसिटी u थी, जब वो यहाँ आ गई है तब उसकी वेलोसिटी v है, और u से वेलोसिटी v बदलने में उसे कितना समय लगा, t लगा। और सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमें एरिया अंडर द ग्राफ लेना था, और हमने क्या किया, उसको एक ट्रायंगल और रेक्टेंगल में डिवाइड कर दिया। ट्रायंगल की एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है, रेक्टेंगल आपको पता ही है, बस इस ग्राफ को देखो और इक्वेशंस बना दो। ओके, बहुत ही इजी है। अब हम बात करते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, यस v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। इसको डिराइव करने के लिए बच्चों फिर से हम जाएंगे एरिया अंडर द ग्राफ पे।
एरिया अंडर द ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन हमने पहले क्या डिस्कस किया था, हम अब ट्रायंगल और रेक्टेंगल नहीं देखेंगे, हम इसको देखेंगे एज अ ट्रेपीजियम। तो इसके लिए आपको बच्चों पता होना चाहिए एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम। बहुत ही ईजी है, आपको नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। पहले हम ये लिख लेते हैं, एरिया अंडर द ग्राफ, वापस हम वही चीज़ यूज़ कर रहे हैं, इससे हमें मिलेगा डिस्प्लेसमेंट। अब हम यूज़ करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला। ओके, तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, कौन सा ट्रेपीजियम भाई, नाम बताओ। नाम है OABD, OABD। ट्रेपीजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या है, ट्रेपीजियम में होती हैं दो पैरेलल साइड्स और ये है इसकी हाइट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ इनटू इसकी हाइट इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक ये पैरेलल साइड और एक ये पैरेलल साइड, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स L1 और L2। तो इसको हाफ को हम हाफ ही रखेंगे। इसकी हाइट देखो बच्चों, इस ट्रेपीजियम को खड़ा करके देखो, ये इसकी हाइट है, तो ये डिस्टेंस कितनी है, यस T है, तो H की जगह हमने डाल दिया T। अब L1 कितना है बच्चों, ये कितना है, यस U, और L2 कितना है, ये वाला, ये पैरेलल साइड है ना, इसके वैल्यू कितनी है, यस V है। तो अब आप देख रहे हो ये बनने वाली है हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन फिर वही बात कि हमारे पास तो v² - u² 2as चाहिए, लेकिन यहाँ तो हमें कुछ और ही दिख रहा है। आप मेन चीज़ देख रहे हो, इसमें t गायब है, इस इक्वेशन ऑफ मोशन में t कहीं भी नहीं है, ठीक है। v और u तो है, तो हमें क्या करना है, यस हमें t को हटाना है। ओके, तो हम हटाने वाले हैं t को। t को हटाने के लिए फिर से हम काम में लेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या थी, v = u + at। हमें t को हटाना है, तो t निकालने के लिए पहले तो हम u को भेजेंगे, ठीक है। u पहले गया तो v माइनस हो गया, फिर हम भेजेंगे a को, तो v - u/a हो गया t। तो क्योंकि इसमें t नहीं था, हम t को हटा देंगे, और t को हटाने से यहाँ पर क्या आएगा, हाफ इनटू v - u/a। अब मैं एक छोटा सा चेंज और करने वाली हूँ मैथ्स को यूज़ करने के लिए। मैथ्स की आइडेंटिटी है ना, a² - b² = a + b × a - b। वो आइडेंटिटी यूज़ करने के लिए ये v - u है, तो मुझे यहाँ पर v + u चाहिए। कोई फ़र्क पड़ता है, नहीं पड़ता, इसीलिए हम u + v को बदल देंगे और हम लिखेंगे v + u। मेरे ऐसा करने से मैं मैथ्स की आइडेंटिटी लगा पा रही हूँ a² - b² वाली। तो ये हो जाएगा हाफ, यहाँ पर क्या है नीचे a, और v - u मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा v² - u²। अब लग रहा है ना इससे मैचिंग, है ना। अब आपको क्या करना है, ये क्या था, s था, आपको बस इस 2a को यहाँ भेज देना है। तो ये बन गया 2as = यहाँ पर क्या बचा, v² - u²। बस अब आप इसको घुमाकर लिख दीजिए, ये बन गया v² - u² = 2as। तो ये आ गई आपकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ये है बच्चों थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। और आपने देखा कितना इजी था इन इक्वेशंस को डिराइव करना। तो फर्स्ट इक्वेशन बार बार काम में आती है, बहुत इजी है, आप बोलेंगे तो भी याद हो जाएगा, v = u + at। और सेकेंड और थर्ड इक्वेशन हमने एरिया अंडर द ग्राफ से डिनोट किया, दो अलग अलग तरीके से, और एक ही ग्राफ काफ़ी है। और ग्राफ को भी याद करना बहुत इजी है, तो पहले तो आप ग्राफ को समझिएगा और ये दो चीज़ याद रखिएगा कि स्लोप से हमें एक्सेलरेशन मिलता है और एरिया अंडर द ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट देता है। ये याद नहीं रहता है तो भी कोई बात नहीं, बहुत इजी है इसको याद करना। v - u नीचे t - 0। ओके, v - u क्यों, क्योंकि जो y एक्सिस पे इनको माइनस करना है और जो x एक्सिस पे उन्हें माइनस करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन फटाफट से हो जाएगी। सेकंड और थर्ड भी एरिया अंडर द ग्राफ, एरिया ऑफ ट्रायंगल, रेक्टेंगल, और थर्ड इक्वेशन में एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ओके, तो ये हो गई आपकी इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब इनको फ्रीली आप समझ के न्यूमेरिकल्स में यूज़ कीजिए। ओके, न्यूमेरिकल्स में भी कैसे यूज़ करना है उसके बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलिए देन कीप स्टडिंग, टेक केयर।